नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है और हम लोग 4th यूनिट पे चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो हमारी अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में जो हमने पढ़ा, उससे हमें एक हमारे सब्जेक्ट का जो कंक्लूजन है वो मिला है हमें। और वो कंक्लूजन क्या है कि हम अपने इस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की हेल्प से किस तरीके से हम एक एररलेस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, कौन-कौन से वे हम चूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम ये सॉफ्टवेयर डेवलप करें, इसके बारे में बताया गया है। चूँकि दोस्तों हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, तो साफ है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे पूरा फोकस हमारा जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा कि हमें पता है कि ये टोटली ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी से बिलोंग करते हैं, हम हर एक प्रॉब्लम को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसी के ऊपर मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। पहली यूनिट दोस्तों हमारी इस सब्जेक्ट में जो थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन था। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, मैसेजिंग क्या होती है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा, उनकी स्पेशलिटीज देखी, कोड में इनका इम्प्लीमेंटेशन देखा। जब दोस्तों हम लोग सेकेंड यूनिट पे आए तो हमने देखा कि किस तरीके से हम यूएमएल की हेल्प से अलग अलग डायग्राम्स बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल के लिए अलग डायग्राम, बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए सिस्टम के अलग डायग्राम्स बना के हम ये एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करेगा, कैसे फंक्शनैलिटी उसमें शो होंगी। देन दोस्तों हम लोग तीसरी यूनिट में आए थे और तीसरी यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पहली और जो दूसरी यूनिट की हेल्प से जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, उस डिज़ाइन को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें। हम उसको यानी ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या है कि हम उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल या फिर और ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करें, ठीक है ना? इन सब चीज़ों पे किस तरीके से ध्यान दें। यानी कि ओवरऑल जब हम एक बार अपना आर्किटेक्चर क्रिएट कर लेते हैं सिस्टम का, तो सिस्टम का जो हमने आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, तो उस आर्किटेक्चर को दोबारा से एनालाइज़ करते हैं कि उसको और ज़्यादा बेटर हम बना सकें। हमने डिज़ाइन एल्गोरिथम के बारे में देखा कि किस तरीके से एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जाता है, रूल रेगुलेशन एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए क्या है और पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अगर हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो किन-किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? देन उसके बाद से हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हमारे एल्गोरिथम यानी हमने मेंटल लेआउट क्रिएट कर लिया है, हमने डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ेशन कर लिया है, तो अगर प्रोग्रामिंग में हमें उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें किन-किन बातों पे ध्यान रखना होगा, कौन-कौन से पॉइंट को अपने दिमाग में रखना होगा, तो हम उन पर्टिकुलर अपने डिज़ाइन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे दोस्तों, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थर्ड यूनिट में देखी थी। अभी हम लोग का फोर्थ यूनिट चल रहा है और फोर्थ यूनिट चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, तो हमें मोस्टली पता है कि सी और जावा ये दो ऐसी लैंग्वेजेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज की जाती हैं। सी प्लस प्लस आपकी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस प्रोसीजरल पैराडाइम्स को भी अडॉप्ट करती है और आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को भी अडॉप्ट करती है। सी प्लस प्लस को पहले हम लोग सी विथ क्लासेस कहते थे, लेकिन आगे चल के हम उसको सी प्लस प्लस कहने लगे। तो दोस्तों ये जो हमारी फोर्थ यूनिट है अभी तक हम लोगों ने ये टोटली सी प्लस प्लस के ऊपर ही बेस्ड है और अभी तक आप लोगों ने सी प्लस प्लस के बारे में देखा, जैसे कि सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हम नेम स्पेस का यूज क्यों करते हैं, हमने पिछली बार देखा था आइडेंटिफायर सी प्लस प्लस के क्या होते हैं, तो हमने देखा था कि वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम, यानी वेरिएबल को एक यूनिक नेम के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो यूनिक नेम आपका शॉर्ट नेम भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकता है। शॉर्ट नेम का मतलब जैसे एक्स वाई जेड ईटीसी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नेम का मतलब कि ऐसा नेम जिससे कुछ मीनिंग निकलती हो, जैसे कि हावर, डे। तो ये डिस्क्रिप्टिव मीनिंग वाले वेरिएबल नेम हो गए, जिससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर इस वेरिएबल के अंदर कौन सी चीज हम स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि नेम लिखने का तरीका क्या क्या है, कि किस तरीके से हम नेम में सबसे पहले हम नेम वेरिएबल नेम लिखने के लिए हम लेटर को, डिजिट को और अंडरस्कोर को कंटेन करते हैं। जो पहला लेटर होगा वो जो वेरिएबल नेम बिगिन होगा तो या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नेम जो होता है वेरिएबल का वो केस सेंसिटिव भी होता है। नेम के जो वेरिएबल नेम हम लेंगे उसमें अंडरस्कोर को छोड़ के और कोई भी सिंबल हम नहीं ले सकते। और एक चीज और देखी थी कि जितने जैसे कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बनाते समय है कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया जाता है कि उनकी कुछ मीनिंग होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उन सारे रिजर्व वर्ड्स को भी हम क्या कहते हैं एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल नेम को लिखने के, क्योंकि वेरिएबल नेम ही वेरिएबल का सबसे बेस्ट आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा था कि वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या है, तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक मेमोरी स्टैक होती है जिसके अंदर एक एक जो जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर उनको एक मेमोरी स्लॉट अलॉट करता है और उस मेमोरी स्लॉट में ही पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रखी जाती है। और जब भी कोई हम वेरिएबल पे एक्शन करते हैं तो वो एक्चुअली में जो एक्शन होता है वो वेरिएबल में ना होकर जो उसके मेमोरी में जो पर्टिकुलर वैल्यू रखी हुई है उसके ऊपर वो मेथड अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा भी था कि वेरिएबल नेम को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो पहले हम टाइप लिखते हैं, यानी कि किस टाइप का आपका इंटीजर मतलब कि वो वेरिएबल नेम है, यानी कि इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। दोस्तों ये जो टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम डिक्लेयर करते समय स्टार्टिंग में ही वेरिएबल नेम को डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसके टाइप को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइलर उसको एज अ एरर लेता है, क्योंकि टाइप ये बताता है कि पर्टिकुलर जो वेरिएबल नेम है वो किस तरीके की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। यानी कि इंटीजर है तो वो केवल 1 2 3 4 5 6 मतलब वैल्यू को होल्ड करेगा, लेकिन अगर वो फ्लोट है तो केवल पॉइंट्स वाले वैल्यू को ही होल्ड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं। कैरेक्टर है तो केवल कैरेक्टर को ही होल्ड करेगा। ठीक है ना। मोस्टली हम वेरिएबल को स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको ऊपर ही हम डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद हम नीचे फंक्शन में बॉडी में उसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने सी प्लस प्लस में ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी दोस्तों। उसके बाद से हमने देखा था कि वेरिएबल, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, तो वेरिएबल इन सी प्लस प्लस में जैसा कि लिखा हुआ है इंट एज 20, तो एज आपका क्या इंट हो गया, क्या आपका डाटा टाइप, यानी कि पर्टिकुलर जो एज आपका वेरिएबल नेम हो गया और जो उसके अंदर वैल्यू हमने डाली है वो 20 डाली है। तो इसके थ्रू ये समझ में आता है कि इंटीजर टाइप का जो ये एज वेरिएबल हमने लिया है वो इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही होल्ड की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 20 जो है वो आपका क्या है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने कांस्टेंट पे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और जब दोस्तों हम लोगों ने कांस्टेंट पे डिस्कस किया था तो हमने एक चीज देखी थी कि व्हेन यू डू नॉट वांट अदर और योरसेल्फ टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यूज यूज्ड टू कांस्टेंट कीवर्ड, दिस इज डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज कांस्टेंट व्हिच मींस अनचेंजेबल एंड रीड ओनली। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू हो वो ओवरराइड ना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाती है। और वेरिएबल की वैल्यू अगर फिक्स हो गई तो मतलब वो उसको ओवरराइड हम नहीं कर सकते, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जिस भी वेरिएबल के आगे हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करेंगे दोस्तों, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आता है कि कांस्टेंट इंट my num इज इक्वल टू 15 और my num इज इक्वल टू 10। तो ये तो फिलहाल ये अगर हम देखें तो एक तरीके से गलत भी है, बिकॉज अब यहाँ पे हमें एक टाइप भी लिखना है कि किस टाइप का ये पर्टिकुलर my name नाम का जो कैरेक्टर है, जो हमने सॉरी वेरिएबल नेम लिया हुआ है, इसका टाइप क्या है। अगर हम दोस्तों टाइप को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये आपका एक तरीके से एरर शो करेगा। ठीक है ना, तो इंट कोई ना कोई जो भी टाइप आप लेना चाहें वो टाइप यहाँ पे लिखना होगा, फिर आपका वेरिएबल नेम फिर इंटीजर होगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाले चीज को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इस ऊपर वाले लाइन को, तो ऊपर वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हमने यहाँ देखिए कांस्टेंट कीवर्ड का यूज किया हुआ है। ठीक है ना,
तो ये जो कांस्टेंट कीवर्ड के बाद हमने इंट टाइप लिया हुआ है, माय नम इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कांस्टेंट कीवर्ड है ये इसके लिए यूज होता है कि ये वेरिएबल को कांस्टेंट में चेंज करता है देता है, यानी कि नॉर्मली वेरिएबल जो होता है वो चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू, यही हम डिफिनीशन में जानते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हमने कांस्टेंट कीवर्ड वेरिएबल के आगे लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि वो वेरिएबल भी एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्ट इंट माय नेम इज इक्वल टू 15, तो जो माय नेम नाम का आपका वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और चूंकि हमने कांस्टेंट कीवर्ड का इसके आगे यूज किया है तो ऑलवेज जो है माय नम की जो वैल्यू है वो 15 ही होगी। ठीक है ना, जैसा कि लिखा है माय नम विल ऑलवेज बी 15। ठीक है। तो दोस्तों होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि ये सारी चीजें है क्या दोस्तों। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सी प्लस प्लस में, इन्यूमरेशन और इनम। ठीक है ना, ये भी एक आपका डाटा टाइप है। ठीक है ना, जो कि सी प्लस प्लस में यूज किया जाता है और काफी यूजफुल है ये भी डाटा टाइप। ठीक है ना, तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में ये इन्यूमरेशन या फिर इनम नाम का ये जो डाटा टाइप है इसका हम यूज किस तरीके से करते हैं और कहाँ पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि देखिए हमारा डिफिनीशन लिखा हुआ है, अगर आप डिफिनीशन पे ध्यान दें तो इन्यूमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस सी ऑब्लिक सी प्लस प्लस लैंग्वेज। यानी कि इन्यूमरेशन या इनम की बात करें तो ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इट इज यूज टू असाइन नेम टू द इंटीजरल कांस्टेंट विच मेक अ प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। अब अगर इनम की बात करें या इन्यूमरेशन की बात करें तो एक्चुअली में हमने एक चीज देखा कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है ना, लेकिन ये इसका जो मेन रोल है वो है क्या कि ये कांस्टेंट को नेम प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो वो उसको नेम प्रोवाइड करता है ताकि हम नेम से उस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को यूज कर सकें। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें क्या है कि ये मतलब कि जैसा कि लिखा हुआ है कि असाइन नेम टू द इंटीजरल कांस्टेंट, यानी इंटीजरल कांस्टेंट को ये नेम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम केवल नेम लिख के भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, इनम जो हमारा डाटा टाइप है जैसा कि देखिए और हाँ, इस इन्यूमरेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है कीवर्ड है वो इनम के इनम कहा जाता है, यानी कि जब आप प्रोग्रामिंग में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे हम इन्यूमरेशन ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इनम। ठीक है ना, जैसा कि लिखा हुआ है कि द कीवर्ड इनम इज यूज टू डिक्लेयर एन इन्यूमरेशन। ठीक है ना, तो जैसा कि देखिए ये फॉलोइंग सिंटेक्स में इनम के बारे में बताया गया है कि इनम एक्चुअल में है क्या दोस्तों। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इनम नाम का डाटा टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने इनम नेम लिखा हुआ है पर्टिकुलर वेरिएबल का। ठीक है ना, जो इनम डाटा टाइप के अंडर आता है। ठीक है ना, और उसके बाद और देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये इंटीजरल कांस्टेंट को ही केवल नेम प्रोवाइड करता है और किसी फ्लोट या किसी और चीज को नहीं, ये इंटीजरल कांस्टेंट को ही आपका नंबर असाइन कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद से हमने यहाँ क्या लिखा, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए राम लिखा और श्याम लिखा, तो जो राम और श्याम हमने लिखा दोस्तों, तो राम का मतलब क्या है 1 0 और श्याम का मतलब क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमेशा जो कांस्टेंट है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इनम में जितने भी नेम आप लाइन से लिखते जाएंगे वो सारे के सारे नेम आपके 0 से स्टार्ट करेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपने इसके अंदर लिख दिया श्याम इज इक्वल टू 3 और उसके बाद से फिर आपने लिख दिया कृष्ण, तो उस केस में ये क्या प्रिंट करेगा, 0 3
4, यानी कि लास्ट वाला जो कांस्टेंट, जो हम अगर लास्ट बीच में अगर किसी नेम को हम कोई वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं तो उसके आगे वाला जो नेम होगा वो उस वैल्यू के आगे का नंबर होल्ड करेगा। ठीक है, तो होप सो आप लोग को ये चीज समझ में आई हो। हम आपको और आगे बताते हैं। अब देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर क्या है, पहले इनम, फिर नेम और फिर कांस्टेंट के नेम रख देने हैं। ठीक है ना। अब देखिए हियर क्या है, इनम की बात करें तो एनी नेम गिवन बाय द यूजर, यानी ई अंडरस्कोर जो नेम जहां पे यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो यूजर के द्वारा दी गई हो। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू जो यूजर के द्वारा दी गई हो। और कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, देयर आर वैल्यूज ऑफ द टाइप फ्लैग। ठीक है ना, तो ये टाइप फ्लैग की वैल्यूज हैं। ठीक है ना। और जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि द इनम कीवर्ड इज आल्सो यूज्ड टू डिफाइन द वेरिएबल ऑफ इनम टाइप। ठीक है ना, यानी कि इनम जो इनम कीवर्ड है ये किसके लिए डिफाइन करता है, वेरिएबल को इनम टाइप में। देयर आर टू वे टू डिफाइन द वेरिएबल ऑफ इनम टाइप एज फॉलोज। तो दो तरीके हैं इनम को इनम टाइप को या फिर वेरिएबल को इनम टाइप में डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। एक तरीके से अगर आप मतलब कि इसमें जो बताया गया है कि अगर हम इनम टाइप को अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो दो तरीके से हम दोस्तों इनम टाइप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों आपका ये है, और ये पहला तरीका है आपका। तो अगर इस पहले तरीके को अगर हम ध्यान दें, अगर हम इस पहले तरीके को ध्यान दें तो इसमें जैसे लिखा हुआ है इनम, जो कि डाटा टाइप है आपका, ये आपका कलर। ठीक है ना, और कलर के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट में एक रेड लिख दिया, एक ब्लैक लिख दिया। अगर ये प्रिंट होगा तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर केवल नेम लिख दिए तो और कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं तो हमेशा वो जीरो से स्टार्ट करता है, यानी रेड की यहां पे वो क्या प्रिंट करेगा, 0 और 1। ठीक है, लेकिन जो दूसरा तरीका है इनम को डिक्लेयर करने का, दूसरा तरीका जो है हमारा इनम को डिक्लेयर करने का, अगर आप उसके ऊपर फोकस करें तो जैसा लिखा है सूट, ये आपका नेम हो गया, हर्ट, डायमंड की वैल्यू 8, स्पीड की वैल्यू 3 और आपका फिर क्लब। तो एक तरीके से 4 नेम आपके रखे गए हैं। ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हर्ट चूंकि स्टार्टिंग है, इसके आगे कोई हमने वैल्यू असाइन नहीं की है तो हर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर हमने डायमंड की वैल्यू 8 है तो 8 प्रिंट होगा। फिर हमने स्पीड की वैल्यू 3 लिखी है तो 3 प्रिंट होगा। और फिर क्लब की वैल्यू कुछ नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लास्ट नंबर होता है उसी के आगे वाला नंबर काउंट होता है। तो 3 है तो यहाँ क्लब है, तो क्लब पे क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये केवल नेम लिखा है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ये भी केवल नेम लिखा है, कोई वैल्यू नहीं दी है। लेकिन अगर नेम नहीं भी दिया हुआ है क्योंकि इनम टाइप है तो ये ऑटोमेटिक इसकी कोई इंटीजरल वैल्यू ले लेगा, जो कि स्टार्टिंग में है हर्ट तो उसका 0 हो जाएगा, और लास्ट में क्लब है लेकिन क्लब के पहले जो स्पीड वर्ड लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 3 है, देन इसलिए इस क्लब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, इस क्लब की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मेन चीज इनम के बारे में है वो अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि इनम का जो मेन फोकस है, वो मेन फोकस किसके ऊपर है कि हम इंटीजरल को सॉरी कि हम नेम असाइन करते हैं इंटीजरल कांस्टेंट को। ठीक है, इनम के थ्रू, यानी कि हमें नंबर देने की जरूरत नहीं होती। अगर हमने इनम लगा दिया है और जो नेम लाइन से लिख दिए हैं तो वो 0 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है ना। लिखने का तरीका दोस्तों दो तरीके का है, ये आपने पहला तरीका देखा और ये दोस्तों आपने दूसरा तरीका देखा। ये दो तरीके से हम इनम को लिख सकते हैं। एक आपका इनम कलर सीधे रेड ब्लैक कर सकते हैं, या फिर कुछ और लिख सकते हैं, या फिर इनम सूट और कुछ वैल्यूज कुछ नेम की वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है ना। समझने वाली बात बस इतनी है कि अगर हर्ट के साथ कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0। ये 8 चूंकि असाइन की है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। इसकी वैल्यू 3 असाइन की गई है 3, लेकिन लास्ट में जब क्लब की बात करें तो क्लब को कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, और जब क्लब को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है तो इसकी पिछली वैल्यू 3 थी, तो ये ऑटोमेटिक क्या ले लेगा, 4।
ठीक है ना। तो ये इसका आउटपुट होगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो चूंकि कोई नंबर नहीं दिया गया है तो रेड को वो 0 कंसीडर करेगा और ब्लैक को वो 1 कंसीडर करेगा। ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो फिर हम चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर हम और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इनम है क्या। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। तो ये आपका पता है कि आपका क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फंक्शन हो गया या लाइब्रेरी फाइल हो गई। हमने देखिए यहाँ पे इनम डाटा टाइप यूज किया है और यहाँ पे भी इनम डाटा टाइप यूज किया है। ठीक है, हमने दोनों जगह पे क्या यूज किया है, इनम डाटा टाइप। हमने देखिए ये आपका इनम कलर और सूट, ये दो आपके नेम लिए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हमने रेड की वैल्यू, रेड और ब्लैक लिखा है, जिसमें रेड की वैल्यू हमने 5 ले ली है और ब्लैक की वैल्यू कुछ नहीं ली है। ठीक है ना। दूसरा अगर देखते हैं सूट, तो वही सेम हर्ट, डायमंड 8, स्पीड 3, क्लब। ठीक है ना। काउंट द वैल्यू ऑफ enum color red black, count the default value of enum suit heart diamond speed club 0। तो अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने ये जो फंक्शन बॉडी लिखी है इसमें हम क्या चाहते हैं कि enum कलर और enum सूट की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, जैसा कि आप ये काउंट ये चीज दिख रहे हैं। ठीक है ना। आप यहां पे भी ये चीज देख रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये एक क्वेश्चन उठता है कि हमारा आउटपुट क्या आएगा अगर हम इन सब चीजों को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि मैंने अभी आपको इनम के बारे में बताया है तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको जब प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे यहाँ ये दोनों चीज बताई है 01 0834, अगर हम उसी चीज को अपने दिमाग में रखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रेड की वैल्यू इन्होंने 5 असाइन की है। ठीक है ना। तो अगर रेड की वैल्यू कुछ नहीं होती तब तो रेड को एज अ 0 कंसीडर किया जाता है इनम का यूज करके। लेकिन अगर रेड की वैल्यू चूंकि यहाँ पे 5 दे दी गई है तो ब्लैक की वैल्यू इसी के एक बाद वाली वैल्यू होगी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ब्लैक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6। ठीक है। और अगर हम नीचे सूट की बात करें और अगर हम इसके ऊपर फोकस करें सूट के ऊपर, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि यहां पे हर्ट, डायमंड, स्पीड और क्लब, ये 4 चीजें हैं। ठीक है ना। तो देखें तो हर्ट चूंकि स्टार्टिंग में है और इससे पहले कोई ऐसा नेम नहीं दिया गया जिसकी कोई वैल्यू दी गई है, तो हम ऑटोमेटिक हर्ट को क्या मान लेंगे, 0। डायमंड की वैल्यू चूंकि 8 दी हुई है तो एज ये क्या हो जाएगा, ये 8 प्रिंट होगा। स्पीड की वैल्यू चूंकि 3 दी हुई है तो ये भी 3 प्रिंट होगा। लेकिन क्लब की वैल्यू कुछ नहीं दी है, लेकिन उससे पहले जो नेम है वो स्पीड, उसकी वैल्यू 3 है, तो उसी के आगे वाली वैल्यू क्लब की होगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका 4। तो यानी कि जब हम प्रिंट करेंगे, अगर हम प्रिंट इस पर्टिकुलर इसको और ये जो 2 सिंटेक्स हमने लिखे हुए हैं, अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा ये कि द वैल्यू ऑफ इनम कलर, यानी इनम कलर की ENUM, इनम कलर और इनम सूट, इनम सूट, अगर इनम कलर की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5 एंड 6। ठीक है ना। और इनम सूट की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 0, 8, 3, 4। ठीक है। ये चीज होगी, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट जो है हमारा, ये चीज निकलेगी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए आपका आउटपुट मिला, तो आउटपुट में वैल्यू क्या मिली आपकी, द वैल्यू ऑफ इनम ऑर्डर 5 6। देखिए इनम कलर क्या हो गया 5 6, इनम कलर यहाँ पे क्या दिया है 5 6, और द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इनम सूट 0 8 3 4। देखिए
0834। ठीक है। तो ये जो चीजें आपने अभी देखी, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इनम का यूज किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब किस तरीके से हम इनम का यूज कर रहे हैं, कैसे हम इनम डाटा टाइप का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दो चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी कि ये एक्चुअल में है क्या। उसके बाद से बात करते हैं, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द एबव प्रोग्राम टू इनम्स आर डिक्लेयर्ड एज कलर एंड सूट आउटसाइड द मेन फंक्शन। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनम, ये लाइन इनम सूट, आपकी ये लाइन। तो इन मेन फंक्शन द वैल्यू ऑफ इनम एलिमेंट आर प्रिंटेड, यानी कि जो मेन फंक्शन में जो हमने काउंट और ये काउंट का यूज किया है, ये वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए है। ठीक है ना। और दोस्तों आपको एक चीज तो पता ही है कि ये जो काउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये काउंट एक आपका नेम स्पेस है, यानी एक जो कि नेम ऊपर हमने ऊपर जो हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी फाइल का यूज किया है, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि नेम स्पेस जो होता है वो सेट ऑफ नेम होता है, जो कि नीचे हम लोग फंक्शन बॉडी में जो कुछ नेम्स यूज करते हैं, वो नेम की जो मीनिंग या फिर जो कोड एग्जीक्यूशन होता है वो नेम एसटीडी से ही होता है। ठीक है ना। तो अगर हम ऊपर जैसे कि इस कोड में हमने यहाँ पे अगर ये जो यूजिंग नेम स्पेस ये वाली लाइन अगर हटा दी, तो ये काउंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो या तो हम इस तरीके से लिख दें, ठीक है ना, और या तो हमें याद है कि हमने लिखा था एसटीडी काउंट, एसटीडी इस तरीके से लिख दें डायरेक्टिव करके। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देखा था, अगर हम आपको दिखाना चाहें यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए यूजिंग एसटीडी काउंट, यूजिंग एसटीडी वो। तो यहां पे भी हम वही चीज कर सकते हैं कि यूजिंग एसटीडी काउंट, या फिर यूजिंग ऐसे लिखें USIN, यूजिंग एसटीडी काउंट। या तो नेम स्पेस लिखें, या तो नेम स्पेस अगर ना लिखें तो इसकी जगह पे अगर हम ये लिख दें तो भी ये हमारा कोड जो है वो सही कहा जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद दोस्तों ये हमारी वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों ये चीज जो है अगर आपको समझ में आई हो तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और वेरिएबल्स के नेम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेरिएबल के ये लिखने के ये रूल एंड रेगुलेशन है, तो आपको वो अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अगर वो रूल एंड रेगुलेशन आपको नहीं पता तो फिर वो पर्टिकुलर वेरिएबल का जो नेम है वो गलत हो जाएगा और कंपाइलर उसको अडॉप्ट नहीं करेगा या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि कंपाइलर जो है पर्टिकुलर चीजों को देखे, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सही तरीके का वेरिएबल नेम जो कि रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। वेरिएबल का टाइप क्या होता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या होता है, ये चीज भी हमने देख ली। और इनम टाइप जो कि एक डाटा टाइप है वेरिएबल का, ठीक है ना, उसका यूज क्या है। तो मोस्टली क्या है कि इनम का, अगर हम इनम के ऊपर देख रहे हैं तो इनम का मेन काम क्या है कि ये एक तरीके से कहें तो ये करता क्या है कि इट इज यूज टू असाइन नेम ऑफ द इंटीजरल कांस्टेंट, ताकि हमारे कोड और इजी हो जाए पढ़ने में। ठीक है ना। तो उसके लिए हम किस तरीके से इनम डाटा टाइप का यूज करते हैं, उसके डिक्लेरेशन का जो ये दो तरीका है, ये दो तरीके हमें अपने दिमाग में रखने होंगे। ठीक है ना। और इस चीज को अगर आप सही से समझेंगे तभी आप एक कोड के अंदर कहां पे उसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इस पर्टिकुलर इनम डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक थर्ड यूनिट में जो मैंने आपको वेरिएबल और उसके डाटा टाइप के बारे में बताया है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी
हम अगर इनम का यूज कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये पर्टिकुलर इनम का जो हम यूज कर रहे हैं क्या वो वहां पे सही जगह पे फिट होगा कि नहीं होगा, या फिर हम ये कहें कि अगर हमें पता है कि इनम डाटा टाइप क्या है और किस तरीके से इसका यूज होना है तो ही हम इसको सही जगह पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोग को इनम के बारे में समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।